हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो चैप्टर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इस चैप्टर की कुछ थीम दे देता हूं। मान लीजिए हमारे घर में कोई इवेंट है, हमने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया। अब इवेंट तो हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, हमने डेट मेंशन कर दी कि 1 महीने के बाद हमारे घर में कोई इवेंट है या कोई फंक्शन है। अब ऑर्गेनाइज तो हमने कर दिया, क्या आपको क्या लगता है आप काम डिवाइड नहीं करोगे? यस, आपको अपने कामों को डिवाइड करना पड़ेगा कि रिलेटिव्स का कौन अरेंजमेंट करेगा, रिलेटिव्स जब आएंगे तो उनको कौन ग्रीट करेगा, या लगा लीजिए कि कोई टेंट वाले का अरेंजमेंट करना है, कुछ खाने का अरेंजमेंट करना है। जो भी अरेंजमेंट्स हैं वो अरेंजमेंट्स हमको डिवाइड करने पड़ेंगे। मतलब कोई भी चीज जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो ऑर्गेनाइज करने के बाद हमको क्लासिफिकेशंस करनी पड़ती हैं। तो यही हमारे चैप्टर में है। एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं। मान लीजिए आपने स्कूल में कुछ बच्चों को एडमिशन देना है, तो आपने आंख बंद करके 500 बच्चों को 500 बच्चों को एडमिशन दे दिया। एडमिशन तो दे दिया, अब आपको क्या करना होगा? अब आपको यह देखना होगा कौन सा बच्चा 10th क्लास के लिए है, कौन सा 9th में बैठेगा, कौन सा 8th में, कौन सा 7th में, एंड सो ऑन। मतलब आपको क्लासेस डिवाइड करनी पड़ेंगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जब हम क्लासेस हमने डिवाइड की तो इसको हमने बोल दिया क्लासिफिकेशन। क्या? क्लासिफिकेशन। मतलब जो बच्चे 9th क्लास के अकॉर्डिंग हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, सेम फीचर्स के हैं, हमने उनको 9th क्लास में बिठा दिया। जो बच्चे 10th क्लास के अकॉर्डिंग 10th क्लास के फीचर्स को मैच करते हैं, मैंने उनको 10th क्लास में बिठा दिया, एंड सो ऑन। मैं इसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करने वाला हूं। यही हमारे चैप्टर के अंदर हमको थोड़ा सीखना है प्रैक्टिकली वे में। इस चैप्टर में जो भी बातें हम डिस्कस करेंगे, जो भी बातें हम सीखेंगे, ये बातें, ये टॉपिक आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हो, बट आज आपको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कुछ टेक्निकल वर्ड्स के साथ समझना है और कुछ नहीं। चैप्टर सच में बहुत इजी है, तो आप लास्ट तक वीडियो को मत रोकिएगा, कंटिन्यू देखना इस टॉपिक को। टॉपिक बहुत इजी है। तो यहां पर हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा के नेम से। तो इस चैप्टर में स्टार्टिंग में हमको क्या कह रहा है? ये कहता है कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन करता है तो काफी सारा डेटा इकट्ठा करता है, काफी सारा डेटा हमारे पास कलेक्ट हो जाता है। ऐसा लगा लो कि हमारे पास एक खिचड़ी बन जाती है। अब उस खिचड़ी को, उस डेटा को जो हमने ऐसे ही इकट्ठा कर लिया, उस डेटा को इन्होंने बोला रो डेटा। बोले तो वो डेटा अभी तक कच्चा है, अभी तक हमने उसको अलग अलग नहीं किया है। ऐसा लगा लो कि जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल दे रहा था कि स्टार्टिंग में हमने क्या किया, 500 बच्चों को एडमिशन दे दिया। अब 500 बच्चों की भीड़ आ गई आपके पास। अब भीड़ को आपने अलग करना है, तो भीड़ को जब आपने अलग करना है तो वो क्लासिफिकेशन हो गया। जब तक वो भीड़ ऐसे ही खड़ी है, जब तक वो सब मिक्सअप सा खड़ा है, सारा डेटा हमारे पास मिक्स है, तो उस डेटा को हमने क्या बोल दिया? रॉ डेटा। तो जब तक वो भीड़ इकट्ठी खड़ी है, उस भीड़ से हम क्या कंक्लूजन निकालें? उस भीड़ से हम कुछ भी नहीं समझ सकते। हमको उस भीड़ के ऊपर थोड़ा सा काम करना होगा, अलग अलग बच्चों को करना होगा। तो यहां पर जो हमारे पास डेटा होता है, जो हमने ऐसे ही इकट्ठा कर लिया, उस डेटे के अंदर, उस डेटा में, उस इंफॉर्मेशन में अभी इतनी पावर नहीं है, उतना इसमें नहीं है कि हम उसमें कुछ कंक्लूजन निकाल सके। तो हमको क्या करना होता है? उस डेटा को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना होता है, या आप उसको सीक्वेंस में लगा दो, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, किसी सीरीज में कन्वर्ट कर दो, या उस डेटा को आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर या किसी फीचर्स के बेस पर डिवाइड कर दो। जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, आपके पास बहुत सारे बच्चे हैं, तो आपने क्या किया? सेम फीचर्स के बच्चों को 9th में, सेम फीचर्स के बच्चों को 10th में, आपने डेटा को डिवाइड कर दिया, आपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया। तो यहां पर हमको यही सीखना है। तो जब आप क्लासेस बनाओगे, अलग अलग क्लास डिवाइड कर दोगे स्पेशल फीचर्स के बेस पर, तो वो अपने आप में एक प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। मतलब हमारे पास जो भीड़ है, भीड़ को हमको क्या करना है? अलग अलग करना है उनके फीचर्स के बेस पर।
तो हमने डेटा को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है, उसको क्लासीफाई करना है, क्लासिफिकेशन करनी है। तो यहां पर अब आपका टॉपिक शुरू हो गया, क्लासिफिकेशन क्या होती है। भाई क्लासिफिकेशन सिंपल सा मतलब है, मान लीजिए आपने 200 फैमिलीज का डेटा इकट्ठा किया, आपने बहुत सारे लोगों से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, उनकी इनकम के बारे में, उनके एक्सपेंडिचर के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके रिलीजन के बारे में, है ना, उनका क्या धर्म है, फैमिलीज के बारे में आपने बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर लिया। भीड़ तो आपने इकट्ठी कर ली, आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो इकट्ठी कर ली। अब उससे कंक्लूड क्या करोगे? कंक्लूजन तो हमको निकल नहीं पाएगा जब तक आप कुछ ढंग से उसको ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, सिस्टमेटिक मैनर में जब तक आप नहीं लगाओगे, आप उसमें से कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पाओगे। अब आपको कंक्लूड करना है तो हमको अलग करना पड़ेगा। अब आपके पास 200 फैमिलीज का डेटा है, 200 फैमिलीज के डेटा को अब आपको अलग अलग करना पड़ेगा। अब आपको यह देखना पड़ेगा कि उसमें से कितने लोग एजुकेटेड है, कितने अनएजुकेटेड है, कितने स्किल्ड है, कितने अनस्किल्ड है, किस फैमिली के अंदर मैरिड है, किस फैमिली में अनमैरिड है, कहां पर रिच फैमिलीज है, कहां पर पुअर फैमिलीज है। तो वहां पर आपको डेटा थोड़ा अलग अलग क्लासीफाई करना पड़ेगा, कुछ क्राइटेरिया, कुछ फीचर्स के बेस पर। तो यहां पर आपकी जब आप क्लासिफिकेशन कर लोगे तो आपको कुछ कंक्लूजन मिल जाएगा कि हाँ 200 परिवारों में से इतने लोग तो हैं अमीर और इतने लोग हैं गरीब, इतने लोग हैं एजुकेटेड और इतने लोग हैं अनएजुकेटेड। तब वहां पर जब आप डेटा को थोड़ा डिवाइड कर दोगे अपनी सोच से, अपनी समझ के हिसाब से, कुछ फीचर्स के अकॉर्डिंग, तब वहां पर आप कुछ कंक्लूजन वहां से निकाल पाओगे। तो यहां पर आपने डेटा को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, क्लासेस बना दी, और उस क्लासेस जो बनाई, उन क्लासेस बनाने को इन्होंने क्या बोल दिया? क्लासिफिकेशन। सिंपल सी बात, क्लासिफिकेशन के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? आप इस टॉपिक को थोड़ा सा अपने ही नॉलेज के अकॉर्डिंग वीडियो को पॉज करके एक बार रीड करके देख लीजिए, क्योंकि मैं आगे मेन जो हमारा चैप्टर है, मेन टॉपिक में मैं आपको बहुत जल्दी से लेके जाना चाहता हूं। इसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो गुड क्लासिफिकेशन है उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये भी एक बार आप पढ़कर देख लेना वीडियो को पॉज करके। हम चलते हैं आगे अभी मेन टॉपिक की ओर। कहते हैं कि क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स की हो सकती है। भी क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो कौन कौन से बेस पे कर सकते हैं? सिंपल सी बात, पहली क्लासिफिकेशन है जो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर होती है। एरिया के बेस पर लगा लीजिए, सिटी के बेस पे लगा लीजिए, कंट्री के बेस पे लगा लीजिए, स्टेट्स के बेस पे लगा लीजिए। दूसरा, तीसरा क्लासिफिकेशन, चौथा क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन करने के बेसिस हैं। ये चारों बेसिस बहुत इजी हैं और आपने पहले स्टडी किया भी होगा, कहीं ना कहीं इसको देखा होगा, बट इस चैप्टर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या। जैसे पहली क्लासिफिकेशन कौन सी है? भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। जैसे आपने क्या किया, हमारे पास कुछ डेटा आया, आपने पूरी इंडिया से डेटा इकट्ठा कर लिया, आपने उस इंडिया के डेटा को लोकेशंस के बेस पर आपने डिवाइड कर दिया। पंजाब का अलग कर दिया, हरियाणा का अलग, यूपी का अलग, दिल्ली का अलग, जम्मू कश्मीर का अलग। तो इस प्रकार की क्लासिफिकेशन को इन्होंने पहला बोल दिया, लोकेशन के बेस पर क्लासिफिकेशन करना। दूसरा क्लासिफिकेशन कौन सा है? टाइम के बेस पर। जैसे ईयर्स के बेस पर आपने डेटा को अलग कर दिया। जैसे सेल, एक कंपनी की या एक फैक्ट्री की सेल दी हुई है, यहां सेल का डेटा देखो इन्होंने ईयर के बेस पे अलग कर दिया। तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन किसके बेस पर हुई? टाइम के बेस पर। थर्ड क्लासिफिकेशन देखो, थर्ड क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं? क्वालिटी के बेस पर। क्वालिटी बोले तो जैसे किसी इंसान के अंदर हमने देखा कि उसके स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो स्किल्स के बेस पर हमने क्लासिफिकेशन कर दिए। जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल दे रहा था कि मैंने 200 फैमिलीज का डेटा कलेक्ट किया, 200 फैमिलीज का डेटा कलेक्ट किया और मैंने क्लासिफिकेशन कर दी कि एजुकेटेड इतने हैं, अनएजुकेटेड इतने हैं, स्किल्ड इतने हैं, अनस्किल्ड इतने हैं, मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं। तो ये क्लासिफिकेशन कैसी है? ये क्लासिफिकेशन क्वालिटी के बेस पर है। किसके बेस पर? क्वालिटी के बेस पर। तो क्वालिटी के बेस पर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कैसे कर सकते हैं? उनके ऑक्यूपेशन के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी के बेस पर। तो इन लेवल पर भी हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये कौन सी क्वालिफिकेशन है? क्लासिफिकेशन है, ये हमारी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन को फर्दर इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है सिंपल क्लासिफिकेशन।
सिंपल क्लासिफिकेशन कैसे है, जैसे मान लीजिए हमको डेटा को डिवाइड करना है 2 ही पार्ट्स में, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, स्किल्ड अनस्किल्ड, मैरिड अनमैरिड। मतलब या तो वहां पर वो क्वालिटी प्रेजेंट है या वहां पर क्वालिटी प्रेजेंट नहीं है। मतलब वहां पर या तो वो इंसान पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है। तो यहां पर हो गई ये सिंपल सी क्लासिफिकेशन। और सिंपल सी क्लासिफिकेशन के बाद आगे क्या है, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में क्या है, जब एक ही के अंदर थोड़ा सा हम और गहराई से चलते जाएं। जैसे यहां पर एक एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमने बहुत सारे लोगों का, वर्कर्स का डेटा कलेक्ट किया। वर्कर्स क्या हो सकते हैं, वर्कर्स या तो स्किल्ड होंगे या अनस्किल्ड होंगे। स्किल्ड में भी क्या, या तो वो पढ़े लिखे होंगे या इलिटरेट अनपढ़ होंगे। अच्छा, जो पढ़े लिखे होंगे उसमें भी क्या, या तो वो गांव से होंगे या फिर शहर से होंगे। इसी तरह जो अनपढ़ हैं, जो अशिक्षित हैं, उनमें भी क्या, कुछ गांव से हैं कुछ शहर से हैं। यहां पर कौन से थे, स्किल्ड के अंदर देखो हम थोड़ा सा और गहराई में चले गए, डीपली चले गए। इसी तरह से यहां अनस्किल्ड में भी मैंने क्या किया, यहां पर लिटरेट और यहां पर इलिटरेट। लिटरेट में भी रूरल एरिया से कितने हैं, अर्बन से कितने हैं, इलिटरेट में भी रूरल और अर्बन। तो ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, डेटा को हमने डिवाइड किया और उसके भी ज्यादा गहराई में, उसके भी अंदर हमने देखे, वहां से भी फीचर्स में से भी फीचर्स निकल कर आ रहे हैं। तो ये हुआ हमारा क्लासिफिकेशन का क्वालिटेटिव। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन हम क्वांटिटी के बेस पे भी कर सकते हैं। कैसे, क्वांटिटी के बेस पर। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में कुछ बच्चों का टेस्ट हुआ और प्रिंसिपल ने पूछ लिया, मुझे बताओ 0 से 20 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए, 5 बच्चों के नंबर आए। अच्छा, 20 से 30 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, जी 10 बच्चे हैं। अच्छा, 30 नंबर से 50 नंबर्स लेने वाले कितने बच्चे हैं, जी 40 बच्चे हैं। तो ये क्लासिफिकेशन कैसे हो गई, ये हो गई नंबर्स के बेस पे। एक क्लासिफिकेशन का एग्जांपल मैं और भी देता हूं क्वांटिटी के बेस पर। क्वांटिटी के बेस पे जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल ने पूछा कि भाई आपकी 9th में कितने बच्चे हैं, 9th में जी 30 हैं। अच्छा, 10th में कितने हैं, 10th में 40 हैं। 8th में कितने बच्चे हैं, मैम 8th क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं। तो ये कौन सी क्लासिफिकेशन है, ये न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन है। यहां पर एक एग्जांपल दिया भी हुआ है, ध्यान से देखिए। जैसे यहां पर एनुअल प्रॉफिट 0 से लेकर 1 लाख के बीच में 5 फर्म्स का हो रहा है। 1 लाख से 2 लाख का एनुअल प्रॉफिट कितनी ऑर्गेनाइजेशन अर्न कर रही है, 150। तो ये क्लासिफिकेशन कौन सी है, इस क्लासिफिकेशन को हम कह सकते हैं क्वांटिटी के बेस पर। यस, क्वांटिटी के बेस पर क्लासिफिकेशन या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। तो यहां पर हमने क्लासिफिकेशन की चारों टाइप्स डिस्कस कर ली हैं। पहली थी एरिया के बेस पर, फिर टाइम के बेस पर, फिर क्वालिटी के बेस पर, फिर क्वांटिटी के बेस पर। क्वालिटी के बेस पर भी हमने एक सिंपल देखी और हमने एक मैनीफोल्ड देखी, और न्यूमेरिकल हम इसको क्वांटिटी वाले को कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन के हमने यहां पर बेस स्टडी कर लिए कि क्लासिफिकेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं। अब बात आती है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। क्लासिफिकेशन हमने क्लियर कर ली। अब बात आती है कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल क्या है। सिंपल सी बात, यहां पर ध्यान से देखिए, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स या एक ऐसा फीचर जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, और जो टाइम के हिसाब से कभी कभी बदल भी जाता है, जो टाइम के हिसाब से कभी कभी बदल भी जाता है, उसको इन्होंने बोला वेरिएबल। तो कहते हैं कि वेरिएबल को हम कैसे रेफर करते हैं, क्वांटिटी में रेफर करते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल से आप समझ लेते हैं, इन्होंने बुक में दिया भी हुआ है। जैसे मान लीजिए 11th क्लास में मैंने सभी बच्चों का वेट किया, भार चेक किया, मैंने सभी का वेट चेक किया। जब मैंने सभी का वेट चेक किया तो उस वेट को यहां पर ये क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल बोल रहे हैं। और ये वेट आपको क्या लगता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है कि नहीं होता रहता, चेंज होता रहता है। तो वेरिएबल क्या, वेरिएबल वो जिसको हम मेजर कर सकते हैं। यहीं पर एग्जांपल इन्होंने दिया वेट का, वेट को हम मेजर कर सकते हैं और टाइम के हिसाब से वो चेंज भी होता रहता है। यही बात इन्होंने ऊपर भी बोली। तो वेरिएबल वो जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जो ओवर द टाइम चेंज भी हो जाता है,
और यहीं पर एक एग्जांपल इन्होंने दिया कि वेट यहां पर एक वेरिएबल है और ये वेरिएबल दो फॉर्म में हो सकता है, डिस्क्रीट एंड द कॉन्टिन्यूस। अब डिस्क्रीट वेरिएबल कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कौन सा होता है, अब आप आगे देखेंगे। डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्लीट नंबर में होता है। कंप्लीट नंबर में, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपकी 11th में कितने स्टूडेंट्स हैं, आप क्या होगे, सर 20 हैं या 25 हैं या 30 हैं। आपका जवाब ये तो नहीं होगा ना कि सर हमारी क्लास में 20.5 बच्चे हैं या 30.5 बच्चे हैं या 25.5 है या सर 23.25 है। तो ये कंप्लीट नंबर नहीं है। डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से होते हैं, जो कंप्लीट नंबर होते हैं। कंप्लीट नंबर जैसे इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दिया कि भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लास 11th में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या जवाब दोगे, 1 2 3 10 15 20 30 ये जवाब दोगे। आपका जवाब ये तो नहीं होगा ना सर 1/4 या 1.5 या 1/3 आपके ये आंसर नहीं होने वाले। आपके आंसर ये कंप्लीट नंबर होने वाले हैं। तो जो कंप्लीट नंबर में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल। तो फिर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कौन से होते हैं, जो कॉन्टिन्यूस एक्सप्रेस किए जाते हैं, जैसे फ्रैक्शंस के अंदर होते हैं ये। जैसे मान लीजिए हम अभी वेट की या हाइट की बात कर रहे थे, हाइट का एग्जांपल ले लो। हाइट कैसे होती है, कॉन्टिन्यूस होती है, 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 3 इंच। तो ये कॉन्टिन्यूस के अंदर होते हैं, इसको हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में ही एक्सप्रेस करते हैं। या आपने देखा हो 9th में या 10th में हमारा एक चैप्टर भी आता था, वहां पर आपने इस तरह की सीरीज देखी होगी, 10 से 15, 15 से 20 लिखा हुआ। तो ये इस तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। तो डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से हुए, जो कंप्लीट नंबर में होते हैं, और जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हैं वो कौन से होते हैं, जो फ्रैक्शंस में होते हैं। तो यहां पे हमने भी कौन सा टॉपिक डिस्कस किया, वेरिएबल का। वेरिएबल बोले तो क्या, जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जो एक फीचर है और जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाता है, दैट इज वेरिएबल। और वेरिएबल हमने कितने स्टडी किए, 2, डिस्क्रीट एंड द कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। अब हमारा टॉपिक नेक्स्ट, रॉ डेटा क्या होता है। सिंपल सी बात, आप एक क्लास में मान लो टीचर हैं और आपने अपनी क्लास के 50 बच्चों का टेस्ट लिया और 50 बच्चों के नंबर आपने फटाफट से लिस्ट में ऐसे ही नोट कर दिए बिना रोल नंबर के। भाई आपने बीच बीच में से किसी ना किसी बच्चे को उठा कर आप पूछते रहे और आप नंबर नोट करते रहे, आपने एक लिस्ट रेडी कर दी। तो इस डेटा को हम बोलेंगे रॉ डेटा। बोले तो कच्चा है ये, अभी तक आपने कुछ इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया, अभी तक आपने इसको क्लासीफाई नहीं किया, आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर या रोल नंबर के अकॉर्डिंग अभी नहीं लगाया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रॉ डेटा। तो रॉ डेटा ऐसा होता है जैसे आप कच्चा तेल निकालते हो, जैसे कच्चा तेल लेकर आते हैं, कच्चा तेल जब हम लेकर आते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा काम करते हैं तो अलग अलग मटेरियल उसमें से निकल जाते हैं, पेट्रोल भी निकल जाती है, एलपीजी भी निकलती है, उस टाइम पे सब ऐसा कुछ होना स्टार्ट होता है। तो ऐसा लगा लो रॉ डेटा जो हमारा कच्चा है, जिसके ऊपर हमने अभी तक कोई काम नहीं किया है, ऑर्गेनाइज नहीं किया है, हमने उसके ऊपर अभी क्लासिफिकेशन नहीं किया, तो रॉ डेटा के ऊपर हमको काम करना पड़ता है, तो उसको हमको तब सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब रॉ डेटा का एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको अभी दे भी रहा था, जैसे मैंने आपको क्या कहा, हमारी क्लास में कुछ बच्चों का टेस्ट हुआ और आपने उसके नंबर नोट कर लिए। नंबर नोट कर लिए तो आपने ऐसे ही नंबर नोट कर लिए, देखो ये सब बच्चों के अपने नंबर नोट कर लिए। अब नंबर नोट कर लिए, जब तक आप इसको ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, क्लासीफाई नहीं करोगे, कुछ सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लगाओगे, तब तक आप इसमें से कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, तब तक आप इसमें से कुछ समझ ही नहीं सकते। मैंने क्या किया, अब आपको इस सीरीज को थोड़ा सा समझना है, इसमें से कुछ कंक्लूड करना है, तो आपको इसको सीरीज में लगाना पड़ेगा। मतलब जब रॉ डेटा को, जब आप इस कच्चे वाले डेटा को, रॉ डेटा को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर देते हो, किसी ऑर्डर के अंदर लगा देते हो, सिस्टमेटिक मैनर में मैनेज कर देते हो, अरेंज कर देते हो, तो वो क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। अब सीरीज बनानी है, या तो आप रोल नंबर के हिसाब से बच्चों के नंबर लिख लो, रोल नंबर 1 के नंबर इतने, रोल नंबर 2 के इतने, रोल नंबर 3 के इतने। तो हमने कोई ना कोई ऑर्डर तो फॉलो किया है ना,
चाहे हमने उन नंबर्स को रोल नंबर के अकॉर्डिंग लगाया या हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया, तो कोई ना कोई तरीका जो हमने फॉलो किया और उस तरीके को, उस मेथड को फॉलो करने के बाद जब हमारे पास एक नई सीरीज रेडी हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे सीरीज। क्या बोलेंगे? सीरीज। तो सीरीज मतलब जिसके अंदर हम कोई ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अब यहां पर अब आपको सिखाएगा कि रो डेटा से आप सीरीज कैसे बना सकते हो। रो डेटा से सीरीज बनाने के हमारे पास दो मेथड है। या तो आप बना लीजिए इंडिविजुअल सीरीज। क्या? इंडिविजुअल सीरीज, जिसको हम कह सकते हैं सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसीज, या जिसको आप कह सकते हो सेकंड नेम एक और है सीरीज कन्वर्ट करने का, फ्रीक्वेंसी सीरीज या सीरीज विद फ्रीक्वेंसीज। तो अगर आपने रो डेटा के ऊपर काम करना है तो आप दो टाइप की सीरीज बना सकते हो। पहला है इंडिविजुअल सीरीज और दूसरा है फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज में फर्दर टू पार्ट आते हैं, डिस्क्रीट सीरीज एंड द कॉन्टिन्यूस सीरीज। हालांकि ये जो टॉपिक मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूं, ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपने देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे और आपने इसके ऊपर कहीं ना कहीं काम भी किया होगा, बट बस अब आपको थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स के साथ इसको देखना है और बहुत इजी है। तो पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज की, फिर डिस्क्रीट सीरीज की, फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज की। अब बात करें अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की, ये बात मैंने आपको अभी बता दी, टाइप्स ऑफ सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज एंड द फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो इसको हम कॉन्टिन्यूस सीरीज भी बोल रहे हैं। अब बात आती है कि सर ये इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है। अब आप ये देखो, इंडिविजुअल सीरीज जैसे यहां पर इन्होंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आपने मान लो क्लास में 30 बच्चों का टेस्ट लिया, आपने क्लास में कुछ बच्चों का टेस्ट लिया, ये कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं, और आपने रोल नंबर वाइज उन बच्चों के नंबर लिख लिए कि रोल नंबर 1 के 30 नंबर हैं, रोल नंबर 2 के 25, रोल नंबर 3 के 15, रोल नंबर 4 के 30 एंड सो ऑन करते करते आपने यहां तक रोल नंबर को ले आए। ये सारे रोल नंबर लिखे हुए हैं, देखो ध्यान से, ये सारे रोल नंबर लिखे हुए हैं और ये सामने इनके नंबर है, ये नंबर है सब, ठीक है। तो इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल सीरीज। पर ये सीरीज कौन सी है? अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर है, क्योंकि आपने ये सीरीज किस में लगाई हुई है? रोल नंबर के अकॉर्डिंग लगाई हुई है। मतलब आपने एक सिंपल सी लंबी सी लिस्ट रेडी कर ली 30 बच्चों की, इसको हम कहेंगे इंडिविजुअल सीरीज। पर ये सीरीज अब क्योंकि आपने रोल नंबर वाइज लगाई हुई है तो इस सीरीज को इन्होंने क्या बोल दिया? अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। सीरीज में है ना, रोल नंबर के अकॉर्डिंग है ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? इंडिविजुअल सीरीज अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, सीरियल में लगी हुई है। अब अगर मैं बात करूं इसी सीरीज को, जैसे मेरी क्लास में मैंने 30 बच्चों के टेस्ट लिए, उन 30 बच्चों के नंबर्स को अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगा दूं, मतलब सबसे कम नंबर जिसके हैं वो नंबर सबसे पहले लिख दूं, तो यहां पे कैसे लिखूंगा? 30 के 30 बच्चों के नंबर में कैसे नोट करूंगा? 10 10 10 10 15 15 15, क्योंकि हमारी क्लास में ना 10 नंबर लेने वाले 4 बच्चे आ चुके हैं, और 15 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। 20 नंबर लेने वाले ये देखो हमारे पास 7 8 बच्चे हैं। फिर मैंने 25 नंबर नोट किया, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45। तो यहां पर मैंने सीरीज को कैसे नोट किया? असेंडिंग ऑर्डर में। सीरीज तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में नोट की, बट फिर भी है तो ये इंडिविजुअल सीरीज ही। वही सीरीज जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, वही सीरीज अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दूं तब भी है तो मेरे पास अब भी ये इंडिविजुअल ही सीरीज, बट है किसमें? ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मतलब जब आप रो डेटा को थोड़ा सा सेट करके लगा देते हो तो वो बन जाती है सीरीज। अब वो सीरीज इंडिविजुअल सीरीज सीरियल नंबर में भी हो सकती है, असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको अभी दिखाई, ये कौन सी थी? ये थी हमारी सीरियल के अकॉर्डिंग, रोल नंबर के अकॉर्डिंग। ये थी हमारी असेंडिंग ऑर्डर में, ये थी हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में, बट है तो अभी भी हमारी ये तीनों की तीनों इंडिविजुअल सीरीज। यस, इंडिविजुअल सीरीज। अब कहता है कि फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती हैं? मैंने आपको अभी बताई, फ्रीक्वेंसी सीरीज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं।
या तो वो डिस्क्रीट सीरीज हो सकती हैं या तो वो कॉन्टिन्यूस सीरीज भी हो सकती हैं। जैसे अगर मैं डिस्क्रीट सीरीज की बात करूं तो डिस्क्रीट सीरीज कैसे होंगी, यहां पर आप एग्जांपल से देखिए डिस्क्रीट सीरीज कैसे बनेगी, ध्यान से देखिए। यहां पर आप ये देखिए कि 10 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, 4, तो आप यहां लिखो 10 और सामने लिख दो 4। 15 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, 5, तो आप यहां लिखो 15, आगे क्या लिख दो 5। अच्छा 20 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, ये देखो 5 और 3 8, तो आप ये लिख दो 5 और 3 8। 20 नंबर लेने वाले 8 बच्चे। 25 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, ये 5, तो यहां लिख दिए 25 वाले 5। अच्छा 30 वाले कितने हैं, 4, 30 वाले कितने हैं, 4, और आगे देखिए 35 वाले कितने हैं, 2, 35 वाले 2 स्टूडेंट्स हैं। 40 वाला 1, 45 वाला ये भी 1। तो यहां पर ये तो हो गई मार्क्स, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं मार्क्स, नंबर। 10 नंबर लेने वाले कितने बच्चे, 4। अब क्योंकि 10 नंबर इस सीरीज में 4 बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। 10 नंबर कितनी बार आ रहा है, 10 नंबर 4 बार आ रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया, 10 नंबर 4 बार आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिखा। इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। 15 नंबर पूरी सीरीज में कितनी बार आया यहाँ पर, 5 बार, तो मैंने 15 के सामने क्या लिखा, 5, तो 15 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 5। तो ये इस पूरी की पूरी सीरीज को जो मैंने यहां पर लिखी है ना, इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट सीरीज। क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट सीरीज। हालांकि डिस्क्रीट सीरीज इन्होंने आगे समझाई हुई है, आप इस सीरीज को देखना इन्होंने कैसे कन्वर्ट किया है। ये देखो इन्होंने यहां पर आपको डिस्क्रीट सीरीज बना के दिखाई है। ये देखो 10 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, 4, 15 वाले 5, 20 वाले 8, 25 वाले 5, तो ये देखो ये डिस्क्रीट सीरीज बन गई। पर इन्होंने डिस्क्रीट सीरीज बनाने के लिए क्या किया, टैली बार का यूज किया है। किसका, टैली बार। टैली बार्स एक टेक्निक है इस चैप्टर के अंदर, बहुत इजी है। जैसे मान लीजिए आपने 5 लिखना है, 10 नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार, तो आपने 4 सिर्फ ये बार लगा दिए, 1 2 3 4। 15 कितनी बार रिपीट हो रहा था, 5, तो आप क्या करो 1 2 3 4, और 5 के लिए आपने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। देखो 1 2 3 4 5। अब मान लीजिए आपको 10 लिखना है, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10। अब मान लीजिए आपने 7 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7। तो ऐसे ही इन्होंने टैली बार का इस्तेमाल करते हुए डिस्क्रीट सीरीज बनाई है। बट जब आपके आगे के चैप्टर्स आएंगे आपको टैली बार्स जब तक बनाने की नीड नहीं है जब तक वो आपको कहेगा नहीं। अदरवाइज आप क्या करना, सिर्फ ये सीरीज लिखना और सामने फ्रीक्वेंसी लिख देना, टैली बार का कॉलम आपको यूज करने की नीड नहीं होगी। तो ये हो गई हमारी डिस्क्रीट सीरीज। तो पीछे हमने क्या देखा कि हमारी क्लास में कुछ बच्चों का टेस्ट हुआ और हमने नंबर्स नोट कर लिए। ये डेटा कौन सा था, रो डेटा, या जिसको हम इंडिविजुअल अब सीरीज कह देते हैं कि ये डेटा हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज में था, और इस सीरीज से मैंने क्या बना दिया, डिस्क्रीट सीरीज बना दी। डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास यहाँ पर ये वाली सीरीज होती है, इस सीरीज को हम बोलते हैं एक्स सीरीज, और इस सीरीज को हम बोलते हैं एफ सीरीज, या जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज में एक तो हमारा एक्स का काम रहेगा और आगे हमारा किसका काम रहेगा, फ्रीक्वेंसी का। तो ये हमारी हो गई डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के बाद अब आपको आगे समझने को मिलेगा कॉन्टिन्यूस सीरीज। बट कॉन्टिन्यूस सीरीज से पहले आप फिर से डिस्क्रीट सीरीज को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए आपकी क्लास में कुछ बच्चों का टेस्ट हुआ है, आपने यहां पर नंबर नोट कर दिए, नंबर नोट कर लिए। अब मान लीजिए इन नंबर्स की हेल्प से आपको डिस्क्रीट सीरीज बनानी है, तो क्या करोगे, यहां पे देख लेना कि 11 नंबर हैं वो कितने बच्चों ने लिए हैं, 11 नंबर यहां पर 3 बच्चों ने लिए हैं, 12 नंबर 1 बच्चे ने लिए हैं, 14 मार्क्स 4 ने लिए हैं, 16 मार्क्स 2 ने लिए हैं, एंड सो ऑन। इन्होंने पूरी की पूरी सीरीज को आपके सामने बना के दिखा दिया। यह डिस्क्रीट सीरीज है जो कि मैं आपको अभी वैसे समझा भी चुका हूं, बट फिर भी इन्होंने एक एग्जांपल आपके सामने और दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं।
डिस्क्रीट सीरीज के बाद अब आपकी एक और सीरीज आ गई, जिस सीरीज को इन्होंने नाम दे दिया फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्या नाम दिया? फ्रीक्वेंसी सीरीज। जैसे इस सीरीज को हम कैसे समझेंगे, यहां पर ध्यान से देखिए। तो ये है हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज समझने के लिए हमने पीछे वाला ही एक एग्जांपल ले लिया है। यहां पर ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर क्या किया, एक सीरीज बना ली। यहां पर मैं क्या करूंगा, ये देखूंगा कि 10 से 15 नंबर कितने बच्चों ने लिए हैं। यहां पे 10 से 15 नंबर लेने वाले 4 बच्चे आएंगे, तो मैंने क्या लिख दिया, 10 से 15 के अंदर 4 बच्चे। अब आपके मन में आएगा, सर 10 से 15 में तो आप 15 को भी बोल रहे हो, तो आपने ये क्यों नहीं लिया? ये नहीं, ये नेक्स्ट सीरीज में जाने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट सीरीज में हमने क्या लिखा है, 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20 के बीच में नंबर कितने बच्चों ने लिए हैं। तो 15 से 20 के बीच में सिर्फ 5 बच्चे आएंगे, तो मैंने यहां लिख दिया 15 से 20 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। और इसी तरह से मैंने क्या लिखा, 20 से 25 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, तो ये सारे आ जाएंगे। अब आपके मन में आएगा कि यहां पर 20 नंबर लेने वाले हमने लिख दिए यहां पर 8 बच्चे, सर इसमें 25 क्यों नहीं लिखा? 25 अगले वाले में जाने वाला है। अब फिलहाल आप इतना सा समझ लीजिए, हमने यहां पर कॉन्टिन्यूस सीरीज बनाना सीखा है। और ये वाला जो अगर आपको फंडा अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि मैंने इसमें 10 को क्यों, इसमें 15 को क्यों नहीं लिया, इसमें मैंने 20 को क्यों नहीं लिया, इसमें मैंने 25 को क्यों इंक्लूड नहीं किया, तो ये आपको अभी आने वाली जो स्लाइड्स हैं उसमें ये टॉपिक आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। बट फिलहाल अभी समझने वाली बात यहाँ पर है कि हमने इस सीरीज को थोड़ा सा और छोटा कर दिया। जैसे मैंने नीचे क्या लिखा हुआ है, 45 से 50 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, तो 45 से 50 नंबर लेने वाला एक ही बच्चा है। और यहां पर अगर हम देखें कि 40 से 45 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, तो 40 से 45 नंबर लेने वाला भी यहां पर हमारे पास एक ही बच्चा है। तो यहां पर अभी हमने क्या सीखा कि हम कॉन्टिन्यूस सीरीज कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज के बाद अब हमको जो टॉपिक समझने को मिलेगा वो ये है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है, फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा कितने टाइप का होता है। सबसे पहले हमको स्टडी करने को मिलेगा कि एक्सक्लूसिव सीरीज क्या है, फिर इंक्लूसिव, ओपन एंड सीरीज क्या है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है, देन हम सीखेंगे कि मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या है। और आई होप इस टॉपिक के अंदर आपका जो टॉपिक था अभी कॉन्टिन्यूस सीरीज वाला वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये पांचों के पांचों टॉपिक बहुत इजी हैं, तो इसको अगर हम एग्जाम्पल्स इनके पहले देख लेंगे तो इनको समझना थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है। एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर जो हमारी ये जो सीरीज होती है वो इस तरह की होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे 10 है, इसको हम बोलेंगे लोअर लिमिट, और इस 15 को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपर लिमिट। अब इस सीरीज के अंदर ये 15 क्या हो गया, लोअर लिमिट, 20 क्या हो गया, अपर लिमिट। इसके अंदर अगर हम देखें तो 20 क्या हो गया, लोअर लिमिट, इसके अंदर ये क्या हो गया, अपर लिमिट। एक्सक्लूसिव सीरीज की मैं बात कर रहा था आपके सामने, देखो हमारा सबसे पहले टॉपिक कौन सा शुरू हुआ, एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज की सबसे खास बात क्या होती है, जो पहले वाले की जो अपर लिमिट है अगले वाले की लोअर लिमिट से ये मैच होती है। इसकी जो अपर लिमिट है अगले वाले की लोअर लिमिट से मैच होती है। अपर लिमिट और अगले वाले की लोअर लिमिट दोनों में कोई गैप नहीं होता, वो दोनों सेम होती हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज। और अगर मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करूं तो इसको हम कह सकते हैं कि 10 से 15 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। 15 से 20 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। 20 से 25 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं। 25 से 30 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। अब मान लीजिए मैं आपको पीछे वाला टॉपिक ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अब मान लीजिए इसी क्लास के अंदर हमारे पास किसी बच्चे के नंबर आए हैं 30। कितने नंबर आए हैं, 30 मार्क्स आए हैं। अब वो 30 मार्क्स वाला बच्चा इस सीरीज के अंदर आ रहा होगा या इस सीरीज के अंदर आ रहा होगा, ये हमको समझना है। अब मान लीजिए किसी बच्चे के मार्क्स आए हैं 30, वो बच्चा इस सीरीज में ना आकर कहां पे आएगा, इस वाले में आएगा। तो इसके अंदर कौन से बच्चे हैं, इस सीरीज के अंदर 25 से लेकर
इस सीरीज में 25 से लेकर 29.9999 वाले सारे आएंगे, बट इसमें 30 नहीं आएगा। यस, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं। एक एग्जांपल और दे देता हूं। अब मान लीजिए किसी बच्चे के क्लास में 20 नंबर है। अब आप सोच के देखो, एक बच्चे के 20 नंबर हैं, तो वो बच्चा कौन सी क्लास में आएगा? इस क्लास में रखें या इस क्लास में रखें? क्योंकि इस क्लास में 15 से 20 नंबर लेने वाले बच्चे हैं, और इस क्लास में कौन से बच्चे हैं? इस क्लास में 20 से 25 नंबर लेने वाले बच्चे हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि अगर किसी बच्चे के 20 नंबर आए हैं तो वो बच्चा इस सीरीज में आएगा या इस सीरीज में आएगा? तो मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूं, इस सीरीज के अंदर जो ऊपर वाली है 15 से 20, दिखने में ये 15 से 20 है, बट इसमें कौन से बच्चे आएंगे? जो बच्चे 15 नंबर से लेकर 19.999 तक वाले होंगे वो इस सीरीज में आएंगे। अगर कोई बच्चे ने अगर नंबर लिए हैं 20, 20, वो नेक्स्ट सीरीज में चला जाएगा। नेक्स्ट सीरीज में कौन से बच्चे आएंगे? 20 मार्क्स से लेकर 24.9999 तक वाले सारे बच्चे इसमें आएंगे, बट इस सीरीज में 25 नहीं आएगा। 25 कहां जाएगा? नेक्स्ट सीरीज में जाएगा। तो यहां पर हमको वही बात बिल्कुल क्लियर हो गई है जो हमने पीछे होल्ड की थी कॉन्टिन्यूस सीरीज समझने के टाइम में। यहां पर देख लीजिए, कॉन्टिन्यूस सीरीज का एग्जांपल मैं आपको यहां पे दे रहा था। यहां पर अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि यहां पर मैंने क्या लिखा, 10 से 15 नंबर लेने वाले। तो इसमें 15 नंबर लेने वाले तो बच्चा नहीं आएगा, तो कौन से आएंगे? सिर्फ 10 से लेकर 10 नंबर से लेकर 14.999 तक वाले। तो यहां पर 14 वाला तो था ही नहीं। यहां पर कौन से बच्चे थे? सिर्फ 10 नंबर लेने वाले, इसलिए यहां पर आंसर क्या हो गया? 4। नेक्स्ट सीरीज क्या है? 15 से 20 नंबर लेने वाले बच्चे। अब 15 से 20, अब इसमें नंबर 20 तो आ ही नहीं सकता, कितना आएगा? 15 से लेकर 19.999 वाले। 19 तो यहां पे है ही नहीं, 20 हम ले नहीं सकते, तो बाकी क्या रह गए? 15। तो 15 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हो गए? 5 बच्चे हो गए। इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर हमको थोड़ा सा ध्यान से काम करना है, बट बहुत इजी है ये। तो ये मैंने आपको भी क्या समझा दी? एक्सक्लूसिव सीरीज। इसकी सबसे खास बात, इसकी जो अपर लिमिट होती है नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट से मैच करती है, कोई गैप नहीं होता। दैट इज एक्सक्लूसिव सीरीज। अब बात आती है कि सर इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है? इंक्लूसिव सीरीज में अपर लिमिट और नेक्स्ट की लोअर लिमिट में गैप होता है। जैसे यहां पर देखो, अपर लिमिट और नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट दोनों में गैप है। कितने का गैप है? 1 का। ये गैप कितना हो सकता है? ये गैप 0.1 से लेकर 1 तक का गैप हो सकता है, और यहां पर मैक्सिमम गैप कितना है? 1 है। और आगे देखिए, इसकी अपर लिमिट, आगे वाले की लोअर लिमिट, दोनों में 1 का गैप है। तो जो गैप वाली सीरीज होती है इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। तो इंक्लूसिव सीरीज के बारे में यहां पर लिखा हुआ है कि अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल डज नॉट रिपीट इटसेल्फ एज ए लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। जो अपर लिमिट होती है वो रिपीट नहीं होती, लोअर लिमिट से वो मैच नहीं करती, उन दोनों के बीच में गैप होता है, और वो गैप 0.1 से लेकर 1 तक का हो सकता है। और ये इंक्लूसिव सीरीज का एग्जाम्पल यहां पर आपके सामने दिया हुआ है। अब यहां पर इस सीरीज में प्रॉब्लम कहां पे आती है? अब मान लीजिए किसी बच्चे के नंबर आ गए 14.5, 14.5, वो रहेगा कहां पे? वो कहीं आ ही नहीं सकता, क्योंकि इस सीरीज में 10 से लेकर 14 तक के बच्चे हैं और इसमें 15 से लेकर 19 तक के बच्चे हैं। तो 14.5 नंबर अगर किसी बच्चे के आगे, तो वो कहां जाएगा? तो वो इंक्लूसिव सीरीज में काम करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमको कभी कभी इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है। अभी इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी हम आगे ध्यान से देख लेंगे एक बारी। तो बात यहां पर ध्यान से देखिए कि मान लीजिए हमने इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। ये हमारी इंक्लूसिव सीरीज थी। अब मान लीजिए इसको हमने एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, 14 और 15 दोनों का गैप कितना है? 1। गैप कितना है? 1। 1 को आप डिवाइड कर दीजिए हाफ से, 1 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो क्या बन गया? ये 0.5। तो यहां पर आप क्या करना, हर एक सीरीज के अंदर 0.5 माइनस कर देना,
और 0.5 अपर लिमिट में प्लस कर देना। मतलब लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस होना है और अपर लिमिट में क्या होना है, 0.5 क्या होना है, प्लस होना है। ये कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूं। पहले तो अब गैप देखिए, गैप कितना है 1 का कर दिया हाफ, क्या बन गया ये 0.5। लोअर लिमिट के अंदर आपको ये क्या करना है माइनस, अपर लिमिट में आपको 0.5 क्या करना है प्लस। अब आप ध्यान से देखिए, ये सारी लोअर लिमिट है और ये सारी अपर लिमिट है। मैंने आपको क्या बोला, लोअर लिमिट में से तो कर देना माइनस और अपर लिमिट में क्या कर देना प्लस। तो सारी लोअर लिमिट में से आप 0.5 माइनस कर दीजिए। यहां पर लोअर लिमिट क्या बन जाएगी 9.5 और अपर लिमिट क्या बन जाएगी 14.5। लोअर लिमिट क्या बन जाएगी 14.5, अपर लिमिट क्या बन जाएगी 19.5। लोअर लिमिट क्या बन जाएगी, माइनस करना है 19.5, अपर लिमिट क्या बन जाएगी 24.5। तो यहां पर धीरे धीरे अगर आप कन्वर्ट करके देखोगे कैसे कन्वर्ट करना है, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते जाओ, अपर लिमिट के अंदर ऐड करते जाओ, तो ये बन जाएगी आपकी अपने आप ही एक्सक्लूसिव सीरीज, जो इन्होंने आपको यहां पे करके दिखा दिया है। ये हमारा सॉल्यूशन है। तो इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कैसे करना है, अपर का और लोअर का गैप देख लेना और गैप को हाफ से डिवाइड कर देना और उसी को माइनस और उसी को प्लस करते जाना है। इंक्लूसिव कन्वर्ट हो जाएगी एक्सक्लूसिव सीरीज में। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये ओपन एंड सीरीज क्या होती है। ओपन एंड सीरीज की सबसे खास बात ये रहती है कि जो पहले वाली सीरीज होती है उसकी लोअर लिमिट गायब रहती है और जो सबसे लास्ट वाली सीरीज होती है इसकी अपर लिमिट गायब रहती है। तो यहां पर बिलो और अबोव वर्ड लिखा होता है, तो इसको हम बोलते हैं ओपन एंड सीरीज। बाकी फ्रीक्वेंसी का कोई फंडा नहीं रहता है, फ्रीक्वेंसी वैसे ही रहती है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन को अगर मान लो सोल्व करने के मिल जाए, आपको क्या करना है, बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में देखना है कि गैप कितने का चल रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम पहले वाली सीरीज को क्या बोल सकते हैं 0 to 5 ही बोल सकते हैं। तो इसकी जगह पे आप 0 to 5 लिख देना, मान लो कोई क्वेश्चन सोल्व करना हो। और इसको क्या लिख देंगे हम, इसको हम लिख देंगे 20 to 25। क्वेश्चन सोल्व करने के पर्पज से आपको बता रहा हूं, अदरवाइज मान लीजिए पेपर में आ जाए कि ओपन एंड सीरीज बनाकर दिखाओ, तो आपको एग्जाम्पल सिर्फ इतना सा ही देना है ओपन एंड सीरीज का। अगर ओपन एंड सीरीज को कन्वर्ट करने के लिए कहे तो कन्वर्ट वैसे ही कर देना जैसे मैंने आपको भी बताया, 0 to 5 लिख देना यहां पर, और यहां पर क्या लिख देना 20 to 25। क्योंकि यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पर गैप कितने का आ रहा है 5 का गैप आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आप इसमें 5 की ही इंटरवल आप लेके चल सकते हो। ये ओपन एंड सीरीज है। अब बात आती है कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। ध्यान से देखिए, जैसे हमारे पास मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, ये सिंपल है, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कह दे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ये 3 को आप एज इट इज लिख देना। 3 और 8 कितना हो गए, मैं फिर से एक बार लिख देता हूं। मान लो आपको CF निकालना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हो गया 3 और 8 11, 11 और 9 20, 20 और 4 24, 24 और 4 28। तो यहां पर आपने क्या किया CF निकाल दिया। इसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। मतलब किसी क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये गिवन है और ये गिवन है, आपके पास मान लीजिए ये गिवन है ही नहीं, तो इस सीरीज को हम बोल देंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वैसे हमको फाइंड आउट करनी आनी भी चाहिए, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस हैं तो वहां पर आपको बार बार CF निकालने के लिए कहा जाएगा। CF कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। 3 एज इट इज, 3 और 8 11, 11 और 9 20, 24, 24 और 4 28। तो इसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि उस सीरीज में F नहीं होगा और आपको गिवन होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर आप देखो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इस टाइप की कोई सीरीज दी हुई है और उस सीरीज को इन्होंने वापस नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करके दिखाया है। लेट्स सपोज करो कि हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दिया हुआ है, 10 से कम नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं 4, 20 से कम नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं 20,
30 से कम नंबर लेने वाले 40, 40 से कम नंबर लेने वाले 48, 50 से कम नंबर लेने वाले 50। तो इस सीरीज को अगर हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट कर दें तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। अब 10 से कम नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, 4। तो हम कह सकते हैं ना कि जिन बच्चों ने 0 से 10 के बीच में नंबर लिए हैं तो वो बच्चे कितने हैं, 4। अब आप ये सोच के देखो कि 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों ने नंबर लिए होंगे, जबकि 10 से कम तो ऑलरेडी 4 हैं ही सही। 10 से कम नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, 4, उसको तो हटा दो। बट 10 से 20 के बीच के गैप कितना है, 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों ने नंबर लिए हैं, ये 4 और 20 के बीच का गैप बोले तो 16। तो यहां पर आप लिख सकते हो 16। तो इस तरह से अगर आपको ये फाइंड आउट करना हो कि 20 से 30 नंबर के बीच में कितने बच्चों ने नंबर लिए हैं, तो आप ये देखो 20 से कम नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, 20। तो 20 से कम वाले तो 20 हो ही गए। तो 20 से 30 के बीच में कितने हैं, तो 20 से 30 नंबर लेने वाले यहां पर 10 बच्चे हैं। तो यहां पर आप लिखकर देख लेना, सॉरी 20 और 40 का गैप कितना है, 20। तो यहां पर 20 आ जाएगा। तो 20 से 30 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं। तो इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि 40 से 50 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, तो इन दोनों का गैप हो जाएगा, तो आप सामने लिख सकते हो 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपकी बन जाती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो ये हमने कन्वर्ट करके देखा। इसी तरह से अब हमारी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। कभी कभी क्वेश्चन में हमारे पास मिड वैल्यूज दी हुई होती हैं। अब आपके मन में आएगा सर ये मिड वैल्यू होती क्या है, पहले तो मिड वैल्यू सीख लेते हैं, मिड वैल्यू क्या होती है। ये देखिए, ये जैसे आपके पास ये क्वेश्चन गिवन था ये, अब इसमें मान लीजिए मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मिड वैल्यू कैसे आएगी, मिड वैल्यू कैसे आएगी, यहां पर मैं निकाल के दिखा रहा हूं मिड वैल्यू। जैसे यहां पर 5 और 10 टोटल कितना हो गया, 15, 15 का हाफ 7.5। तो इसकी मिड वैल्यू कितनी हो गई, 7.5। इसकी मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 + 15 22, सॉरी 25। 25 का हाफ कितना हो गया, 12.5। इसी तरह से 15 और 20 टोटल कितना हो गया, 35। 35 का हाफ कितना हो गया, 17.5। 20 और 25 टोटल कितना हो गया, 45। 45 का हाफ 22.5। 25 + 30 55। 55 का हाफ, इसका हाफ आप करके देखना क्या बनेगा, 27.5। तो ये क्या हो गई, इसकी मिड वैल्यू। ये थी हमारे पास नॉर्मल सीरीज, हमने इसकी निकाल दी मिड वैल्यू। अब कह रहा है किसी क्वेश्चन में मान लो हमारे पास मिड वैल्यू गिवन है और हमको क्वेश्चन वापस कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। अब यहां पे क्वेश्चन को फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में मिड वैल्यू गिवन है, मिड वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। हमको क्या करना है, वापस इसको क्लासेस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। हमारे पास 5 और 10 15 ये मिड वैल्यू गिवन है। 5 और 15 का गैप कितना है, 10। 10 का हाफ कर दो, 10 का हाफ कर दो तो कितना आया, 5। तो आपको इस वैल्यू के अंदर 5 माइनस करते जाना है और 5 ऐड करते जाना है। इसमें से 5 को माइनस कर दो, 5 को माइनस कर दो और 5 को ऐड कर दो। 5 में से 5 गया 0, 5 में और 5 ऐड हो गया तो 10। अब इसके अंदर आपको 5 माइनस करना है और 5 प्लस करना है, -5 + 5। 15 में से 5 गया 10, 15 में 5 ऐड कर दिया तो 20। तो ये मिड वैल्यू की हेल्प से हमारी क्लासेस बनती जाएंगी। मिड वैल्यू की हेल्प से यहाँ पर क्लासेस बनती जाएंगी। मिड वैल्यू की हेल्प से ये क्लासेस कैसे बनेंगी, इन्होंने यहाँ पर अपने मेथड से समझाया हुआ है। आप चाहो तो इनके मेथड को भी रीड करके देख सकते हो। बट मैंने आपको सिंपल सा मेथड बताया कि मान लो किसी क्वेश्चन में हमारे पास मिड वैल्यू गिवन है और हमारे पास इतना सा क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन को मैंने क्या करना है, क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करूंगा, आप ये देखो, एक मिड वैल्यू से नेक्स्ट मिड वैल्यू में कितने का डिफरेंस है, जितने का डिफरेंस है उसको हाफ से डिवाइड कर देना। 10 का डिफरेंस है, 10 का हाफ कर दो, कितना हो गया 5। तो सारी वैल्यूज में बारी बारी से 5 माइनस करते जाओ और 5 ऐड करते जाओ। 5 माइनस करेंगे तो क्या आ गया 0, 5 ऐड कर गया तो 10,
5 माइनस कर दो 10, 5 प्लस कर दो 20, 5 माइनस कर दो 20, 5 ऐड कर दो 30, 5 माइनस 30, 5 ऐड 40, 5 माइनस 40, 5 प्लस 50। तो ये हमारी बन गई क्लासेस, बोले तो क्लास इंटरवल वाली सीरीज बन गई। मतलब कहने का क्या है, अगर हमारे पास ये सीरीज गिवन है तो हमको मिड वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। अगर हमारे पास मिड वैल्यू गिवन है तो हमको ये क्लासेस भी वापस फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। एक एग्जांपल और इन्होंने यहां पर दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्लासेस गिवन है, इस क्लासेस की हेल्प से मिड वैल्यू निकाल लो या मिड वैल्यू की हेल्प से वापस आप क्लासेस निकाल कर देख लो, एक ही बात है, करके आप देख सकते हो। अब मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन में मिड वैल्यू गिवन है और हमको क्लासेस फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, यहां पर आप देखो गैप कितना है, गैप है आपके पास 7 का, 7 का हाफ कितना हो गया 3.5, तो 3.5 आप माइनस करते जाओ और 3.5 आप प्लस करते जाओ। इसमें से 3.5 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, और 3.5 अगर आप ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा 28.5। इसमें 3.5 माइनस कर दोगे तो 28.5, 3.5 इसमें प्लस कर दोगे तो क्या बन जाएगा 35.5, एंड सो ऑन, सेम करते जाना, तो आपकी मिड वैल्यू से क्लासेस आ जाएंगी। और अगर किसी क्वेश्चन में क्लासेस गिवन है तो आप मिड वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये फाइंड आउट करने का मेथड इन्होंने यहां पर दिया हुआ है, आप इसको रीड करके देख सकते हो। तो इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी कवर हो चुका है। तो इस चैप्टर के अंदर अभी हमने लास्ट में कौन सा टॉपिक स्टडी किया, एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव को भी कन्वर्ट करना सीखा है। ओपन एंड सीरीज सीखी, जिसमें सबसे पहली सीरीज की लोअर लिमिट नहीं होती और सबसे लास्ट वाली सीरीज की अपर लिमिट गायब होती है। फिर यहां पे हमने सीखा CF, बोले तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना। यहां पर हमने क्या सीखा कि क्वेश्चन में अगर मिड वैल्यू गिवन है तो क्लासेस कैसे बना सकते हैं, और अगर क्लासेस गिवन है तो मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये लास्ट टॉपिक हमने स्टडी किया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स का, एक्सक्लूसिव से लेकर मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज तक का। तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर था, जिस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ये चैप्टर बहुत इजी है, तो मिलूंगा मैं आपको जल्दी से अब नेक्स्ट वीडियो में, फिर से एक सिंपल सा चैप्टर लेकर आएंगे बहुत इजी लैंग्वेज में। तो नेक्स्ट वीडियो को आप देखना भी मत भूलिएगा। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।